साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज का जो अध्याय मैं डिस्कस करूंगा ये है सेक्शन 420 आईपीसी पे और सेक्शन 44 एंड 45 पीएमएलए। साथियों आप सबके माइंड में आ रहा होगा एक बात कि मैं आईपीसी के साथ डिस्कस क्यों कर रहा हूँ पीएमएलए। साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं पीएमएलए मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि जब मनी को लॉन्डर किया जाएगा तो वहाँ पर पीएमएलए एप्लीकेबल है, बट पीएमएलए एक्ट डायरेक्टली जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। पीएमएल एक्ट कब एप्लीकेबल होता है कि जब उसमें जो शेड्यूल्स दे रखी है उसमें जो एलिज्ड ऑफेंस जो है वो शेड्यूल ऑफेंस हो, तभी जो है एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 420 आईपीसी का ऑफेंस जो है उसमें शेड्यूल ऑफेंस किया गया है कि यदि आप चीट कर रहे हैं, फैब्रिकेशंस कर रहे हैं, तो ये शेड्यूल ऑफेंस है पीएमएल एक्ट में, तो वहाँ पर ईडी इंटरवीन कर सकती है। क्लियर है। तो साथियों कई बार ऐसा होता है कि मामला बनता नहीं है या आपको फंसा दिया गया है या कोर्ट की निगाह मामला जो है बन रहा है, तो हम जब बेल को जो है प्लीड कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखें कि हमें बेल जो है इजीली मिल जाए, और क्या हमें जल्दबाजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किस समय जो है बेल लगानी चाहिए ताकि हमें आसानी से जो है रेमेडी मिल सके। साथियों ये खुल के जो है मैंने डिस्कस किया है आज के अध्याय में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को आप नोट डाउन कीजिएगा। यदि आप ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी राहत जो है देने वाला है। तो साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक्ट, कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था किसी ऐसे मैटर में कि जहाँ पर सेक्शन 420 आईपीसी भी लगाई गई है और पीएमएल एक्ट को भी लगाया गया है, उसके मैंने कंटेंट को और लीगल पोजीशन को डिस्कस किया है। क्लियर है। साथ ही इस मामले के फैक्ट्स क्या थे कि एक एफआईआर जो है लॉन्च हुई जिसमें बेसिक आरोप क्या था कि आप लोगों ने चीट किया है, आप लोगों ने कॉन्स्पायरेसी की है, तो सेक्शन 420 और 120 भी आईपीसी लगाया गया। और इसके साथ साथ आप लोगों ने गबन भी किया, तो सेक्शन 406 और 407 आईपीसी भी लगाया गया। और एक बात जो है आपको ध्यान में रखनी है कि सेक्शन 415 जो है ये बात करता है रिगार्डिंग द चीटिंग, और जो सेक्शन 420 है ये बात करता है चीटिंग विद द इंटेंशन टू कॉज और टू इंड्यूस द विक्टिम टू पार्ट विद एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये दोनों बेसिक अंतर है, पर बेसिक फाइबर क्या है कि डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया अक्यूज ने, ये एलिमेंट फाइल पे होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला फाइल पे नहीं है, ये बेसिकली सिविल डिस्प्यूट है, तो 406 या 407 या 415 या 420 लागू नहीं होगी। एक बात आप और सुन लो कि कुछ फैसले हैं पंजाब हाईकोर्ट के जिसमें स्पष्ट हुआ है कि सेक्शन 420 और सेक्शन 406 आईपीसी कैन नॉट गो टुगेदर। और ऐसा एक मैटर था अजमेर में जिसमें मैंने ये लॉ अप्लाई किया था और मुझे जो है सफलता मिली। तो कहने की बात यह कि अगर लॉ पॉइंट है उसका हम अप्लाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे ही होंगे। और इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में गए, आपको रिलीफ नहीं मिला, आप हो तो डिसअपॉइंटेड। क्यों? आप सेशंस कोर्ट में जाओ, वहाँ रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट में जाओ। देखो इंडिया में जब पैरामीटर्स हैं अपील करने के या रिविजन्स करने के, तो हमें उन पैरामीटर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। जब तक हम आखिरी कोर्ट से नहीं हार जाएं हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये बात मैं क्लियर कट कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, प्रोसीडिंग्स मानता हूँ एक्सपेंसिव है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़े नहीं। अगर आपके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, आप बिल्कुल सही हो और आप ये मानते हो कि अथॉरिटीज़ या कंसर्न कोर्ट जो हैं सही रूप से काम नहीं कर रही है और आपके केस में जो है परजुरी कॉज हो रही है, तो उस स्थिति में आपको आगे जाना चाहिए, अपने राइट्स को तय कराना चाहिए। और मैंने ऐसे कई फैसले देखे हैं और इवन आपने भी देखे होंगे कि फैसला जो है ट्रायल कोर्ट सही नहीं हुआ पर पॉइंट सब रेज हुए थे, तो फैसला जो है पलटा सेशंस कोर्ट से या हाई कोर्ट से। तो कहने की बात यह है कि हर जज गलत पॉइंट अप्लाई करें ये आवश्यक नहीं है। और इंडिया में जब हायरार्की है अपील करने की या रिवीजन करने की, तो उसको अप्लाई करना चाहिए, उसको यूज़ जो है करना चाहिए और अपने राइट्स को बेटर वे में जो है हमें सिक्योर करना चाहिए। साथियों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये वर्तमान मामला है जिसमें एफआईआर के ऑर्डर हुए थे सेक्शन 1563 सीआरपीसी में, आपको दो बात जो है समझनी होगी कि एफआईआर दो तरीके से कटती है। या तो 154 सीआरपीसी में जिसमें दो प्रोटोकॉल है, 154 सब क्लॉज 1 जिसमें पुलिस की ड्यूटी है कि एफआईआर काटे। अगर पुलिस एफआईआर नहीं काटती है तो वहाँ पर एसपी काट सकता है। प्रोटोकॉल है 154 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी। और आपको दो निर्णय महत्वपूर्ण है, नोट करने पड़ेंगे। एक तो है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया कि जो मामले संज्ञेय प्रकृति के वहाँ एफआईआर काटनी है, बट ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा कोई मामला इसमें मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हैं या मेडिकल नेग्लिजेंस के ऑफेंसेस हैं या इवन करप्शन के ऑफेंसेस हैं, बट एविडेंस प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर जल्दबाजी में एफआईआर काटने की बजाय आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करो। और अगर ऑफेंस मेड आउट होता है देन आगे प्रोसीड करो, अदरवाइज प्रोसीड मत करो। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करना है या नहीं करना है ये डिस्क्रिप्शन होगा आयोग का, बट इट शुड बी इन कॉन्सोनेंस या इन परसुएंस ऑफ द लीगल पोजीशन। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक लॉ ये भी है प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, कि जो भी मामला पुलिस तक पहुंचता है पुलिस को उसको स्क्रूटनी तो करना ही पड़ेगा, उसकी प्रॉपर एविडेंस देखनी होगी। ये ना हो कि कोई झूठी रिपोर्ट दे गया, उस पर आपने पूरा एक्सरसाइज कर लिया और मालूम पड़ा कि मामला ही झूठा है।
तो जो भी कानून के प्रोटोकॉल हैं उसको अडॉप्ट करना है, और अगर झूठी रिपोर्ट है तो आपको सेक्शन 182 आईपीसी में कार्रवाई भी करनी है। क्लियर है। और साथियों इसके साथ साथ एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि 1563 सीआरपीसी एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को कि अगर किसी मामले में संज्ञेय अपराध है और पुलिस एफआईआर काट रही है और प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी की आपने कंप्लेंट कर ली है, अक्यूज पर्सन जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो कोर्ट वहाँ पर एफआईआर का ऑर्डर कर सकता है। अगर कोर्ट संतुष्ट है कि संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है एंड इट रिक्वायर्स द इन्वेस्टिगेशन, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंट्रोगेशन में रिक्वायर्ड हो सकता है और रिकवरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इन बातों को लिखा करो, तभी जो है आपको रिलीफ कोर्ट से मिलेगी। साथियों जो मामले शेड्यूल ऑफेंसेस हैं, जैसे ये शेड्यूल ऑफेंसेस था, तो इसको ईडी ने जो है टेकअप कर लिया। और फाइनली एक ECIR इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स को कहते हैं, इसको जो है लॉन्च किया सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, जिसका पनिशमेंट है सेक्शन 4 PML एक्ट में। साथियों उसके बाद क्या होता है कि ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और फाइल करते हैं प्रोसिक्यूशन एज पर सेक्शन 44 एंड 45 ऑफ द PML एक्ट। क्लियर है। साथियों जब भी प्रोसिक्यूशन फाइल होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि जो अक्यूज अरेस्ट हुआ है वो कब से जेल में है, जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ कस्टडी। क्लियर हुआ। दूसरी बात, मैटर में चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं हुई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉज ऑफ एक्शन की कब से मैटर जो है अराइज हुआ है। इस केस में कहता है कि 9 साल पहले का मैटर था, उसको ईडी ने टेकअप किया और उसके बाद जो है कार्रवाई करी, कोर्ट ने इस पॉइंट को जो है फेटल माना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेटस क्या अक्यूज का, और वो प्रीवियस हैबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं है, या उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। ये पांचों फैक्टर जो है ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम बेल को जो है मूव करने। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मामला दर्ज होगा PMLA का, तो आईपीसी का मामला उससे हो जाएगा क्लब, और सेक्शन 8 PMLA एक्ट के हिसाब से ये मामला चल जाएगा कंसर्न ईडी कोर्ट को, और वो उसकी जो है प्रॉपर जो है सुनवाई करेगी। साथियों यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि स्पेसिफिक रोल क्या है, तो कोर्ट ने इसकी लाइट में 2 फैक्ट्स रखे, प्रिपरेशन ऑफ लिस्टिंग प्रोस्पेक्टस एंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। ये जो है बेसिक रोल या स्पेसिफिक रोल जो है असाइन था अक्यूज को, और इसके अलावा उसने रिकॉर्ड्स को जो है मैनिपुलेट किया। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ये सस्पेक्टेड है, इट अपीयरिंग टू बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसीड ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग इट्स एक्वाइजिशन, हैंस कमिटेड द ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये कोर्ट के फाइंडिंग्स थे वहाँ पर। इसके बावजूद भी कोर्ट ने फैसले में लिखा कि वो लंबे टाइम से जो है जेल में है, उसके केस में चार्जशीट जो है फाइल नहीं हुई है, और 9 साल पहले के ऑफेंसेस को ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको क्यों जेल में रखा जाए, इसका कोई भी कारण जो है स्पेसिफिक नहीं है। बेसिक रूल जो है बेल का है, जेल का नहीं है। साथ ही उसके अलावा कोर्ट ने ये स्पेसिफिक कर दिया कि जो भी एक बेसिक एप्रीहेंशन है ईडी के कंसर्न पीपी को कि ये इंडिया छोड़ के भाग जाएगा, हाईली इन्फ्लुएंशियल है, तो हम 2 कंडीशन जो है लगाते हैं। सबसे पहली बात, ये पासपोर्ट जो है सरेंडर करेगा अपना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ही शैल रेगुलरली अपीयर बिफोर द स्पेशल कोर्ट ऑफ ईडी विदाउट एनी फेल। और इसके अलावा जब भी आप बिल की ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को विशेष लिख दिया करो, और इसके अलावा 2 बार जरूर लिखा करो कि मैं गवाहों को टेम्पर पे इतने करूंगा, आई एम गिविंग माई एफिडेविट। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, मेरे केस में स्पीडी ट्रायल होने की स्थिति नहीं है। जब चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई है लंबे टाइम तक, तो कैसे जो है स्पीडी ट्रायल मेरे केस में होगा। तो ये एक ग्राउंड बनता है बेल लेने का। तो साथियों यद्यपि यहाँ कोर्ट की फाइंडिंग थी कि PMLA का ऑफेंस बन रहा है, इसके बावजूद भी कोर्ट ने जो है बेल को ग्रांट करा, इन संवैधानिक और लीगल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हो। कितना आसान था। पर कुल मिला के आप एक बात ध्यान रख लो कि जब भी आप आर्गूमेंट कर रहे हो तो इन लीगल पॉइंट को जरूर ध्यान में रखो, उसको लिखो। अगर आप ड्राफ्टिंग में पॉइंट नहीं लिखोगे तो उसको कोई रिलीफ जो है आपको आगे नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई घबराओ मत, अपनी बातों को लिखो, प्रॉपर कंटेस्ट करो, और हमें सक्सेस मिलेगी। देखो बेल कोर्ट की मर्जी है, बट मर्सी के लिए भी जो पॉइंट्स अगर रिकॉर्ड में है, कोर्ट को संतुष्ट कर रहे हैं, तो उसका फायदा मिलना ही मिलना है। जैसे हम लोग कई बार आर्गूमेंट करते हैं, मैं ड्राफ्टिंग में जरूर लिखता हूँ कि पासपोर्ट जो है मैं सरेंडर करूँ, इंडिया में छोड़ूंगा नहीं। दूसरी बात, गवाहों को मैं टैम्पर करूंगा नहीं, इस बात का मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरे केस में ट्रायल में लंबा समय लगेगा, और प्रोसिक्यूशन के बाद स्पेसिफिक कॉज नहीं है कि वाई शुड आई केप्ट इन द कन्फाइनमेंट। देखो छोटी सी बात है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस इज नॉट अ ग्राउंड टू रिजेक्ट द बेल, सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस इज नॉट अ ग्राउंड टू रिजेक्ट द बेल। ये संवैधानिक पैरामीटर है। और बेसिक रूल क्या है बेल का है, जब आपका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, आप हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं हो, फर्स्ट टाइम आपका जेल है, और लंबे टाइम तक आपको जो है कन्फाइनमेंट में क्यों रखा जाए, और आपका एक स्पेसिफिक स्टेटस है, आप प्रीवियस हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं हो, तो ये सब पैरामीटर काउंट करते हैं टू हेल्प द कोर्ट टू इंक्लाइन यू द कंसर्न बेल रेमेडी। तो साथियों इन बात का ध्यान में रखते हुए इसको वर्कआउट करते हुए आगे बढ़े, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।